है साल 1857 की, एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की अब कह सकते नींव ही हिला दी थी। आज हम इसी बड़ी बगावत की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वो एक अकेली चिंगारी, फिर शिकायतों का वो पूरा साम्राज्य जो पहले से तैयार बैठा था। ये विद्रोह फैला कैसे, और हाँ, इन बागियों का आखिर सपना क्या था। फिर देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे पलटवार किया, और सबसे आखिर में ये बड़ा सवाल कि ये सिर्फ एक गदर था या फिर इसे आज़ादी की पहली जंग कहना सही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत होती है एक अकेली चिंगारी से। जी हाँ, सिर्फ एक अफवाह जिसने एक पूरी बगावत को भड़का दिया। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई एक अफवाह में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को आग लगा दे, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी हुई थी। बस यही वो गुत्थी है जिसे हम आज साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, वो चिंगारी थी एक अफवाह, एक ऐसी खबर जो आग की तरह फैली। खबर ये थी कि सिपाहियों को जो नई एनफील्ड राइफल दी जा रही है, उसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और मसला ये था कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। ये तो सीधा सीधा उनके धर्म पर हमला था। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, सिर्फ एक चिंगारी से इतनी बड़ी आग नहीं लगती। आग तो तब लगती है जब बारूद का ढेर पहले से तैयार हो, और 1857 में वो बारूद का ढेर मौजूद था। तो चलिए अब जरा उस पर नजर डालते हैं, यानी शिकायतों के उस साम्राज्य पर, और पता करते हैं कि इस आग के लिए इतना सारा ईंधन आखिर आया कहाँ से। देखिए, असल में तो दशकों से गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। कई वजहें थीं। राजनीतिक तौर पर देखें तो अंग्रेज एक के बाद एक भारतीय रियासतों को हड़पते जा रहे थे। आर्थिक रूप से उनकी जो नीतियां थीं, उन्होंने हमारे कारीगरों को बर्बाद कर दिया था, और किसानों पर टैक्स का बोझ वो तो बेहिसाब था। लोगों में एक डर ये भी था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। और तो और, फौज के अंदर भी भारतीय सिपाहियों के साथ तनख्वाह से लेकर प्रमोशन तक हर चीज में भेदभाव होता था। इस राजनीतिक गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या जिसे हम हड़प की नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था, और ये बड़ा सीधा सा हिसाब था। अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है, कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी के हाथ में चला जाएगा। ये अंग्रेजों के लिए अपना साम्राज्य फैलाने का एक बहुत ही चालाक और कहें तो एक क्रूर हथियार बन गया था। और इस नीति का असर बहुत जमीनी था, एकदम साफ दिख रहा था। सतारा, नागपुर और हाँ, झांसी, जिसका नाम तो हम सब जानते हैं, जो बाद में विद्रोह का इतना बड़ा गढ़ बनी, इन सभी रियासतों को इसी नीति का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। जाहिर है, इसने कई शाही परिवारों को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बना दिया। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा झटका लगा, वो था 1856 में अवध का विलय। अंग्रेजों ने कुशासन का इल्जाम लगाया और पूरे अवध को हड़प लिया। ये एक बहुत ही अपमानजनक चोट की तरह महसूस हुआ। इससे सिर्फ वहां के नवाब वाजिद अली शाह को ही नहीं हटाया गया, बल्कि सोचिए, उनके साथ काम करने वाले हजारों दरबारी, अधिकारी, सैनिक सब एक झटके में बेरोजगार हो गए। इस एक कदम ने आम लोगों से लेकर सिपाहियों तक हर किसी को गुस्से से भर दिया था। तो अब आप देखिए, बारूद का ढेर तैयार था और चिंगारी भी लग चुकी थी। अब तो बस आग का फैलना बाकी था। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये विद्रोह कैसे फैला, कैसे एक छोटी सी सैनिक बगावत एक बड़े जनविद्रोह में बदल गई। और घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूका और पहले शहीद बने। फिर आया 9 मई का दिन। मीरठ में 85 सिपाहियों ने उन नए कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया और उन्हें कैद कर लिया गया। बस अगले ही दिन 10 मई को मीरठ के बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को छुड़ाया और सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। और 11 मई तक वो दिल्ली पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। दिल्ली पर कब्जा करना ये एक सिग्नल था, एक इशारा। जैसे ही ये खबर फैली, मानो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया।
एक के बाद एक गंगा के मैदानों में कानपुर, लखनऊ, झांसी, इन सभी बड़े शहरों में विद्रोह की आग भड़क उठी। जो पहले अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी सैनिक झड़पें लग रही थी, वो अब एक बड़ी संगठित बगावत में तब्दील हो चुकी थी। और इस बड़ी बगावत को लीडरशिप कहाँ से मिली? उन्हीं पुराने शासकों से जिन्हें अंग्रेजों ने उनकी गद्दी से हटा दिया था। जैसे कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये सब लोग अपने अपने इलाकों में इस विद्रोह का चेहरा बन गए। लेकिन एक मिनट, ये लड़ाई सिर्फ राजाओं और रानियों की नहीं थी। इसमें किसान, कारीगर, आम लोग सब शामिल थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब लोग मिलकर आखिर लड़ किस लिए रहे थे? क्या था इनका सपना? चलिए अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी का वो सपना। उस दौर की जो घोषणाएं थीं, जैसे कि आजमगढ़ घोषणा, उनसे हमें विद्रोहियों के मन की बात पता चलती है। उनकी मांगें बहुत साफ थीं। पहली और सबसे बड़ी मांग, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। वो चाहते थे कि पुराने शासकों और तालुकदारों यानी कि बड़े जमींदारों को उनके हक और उनकी जमीनें वापस मिलें। वो अपने धर्म की हिफाजत करना चाहते थे। वो अंग्रेजों की जुल्मी आर्थिक नीतियों से छुटकारा चाहते थे। और शायद सबसे जरूरी बात, वो इस लड़ाई के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाना चाहते थे। उनकी एकता की भावना का अंदाजा आप इस एक घोषणा से लगा सकते हैं। इसमें साफ लिखा था, और मैं कोट कर रहा हूं, सभी हिंदुओं और मुसलमानों का ये परम कर्तव्य है कि वो इस संघर्ष में एकजुट हों और अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर इस शापित कौम को जड़ से उखाड़ने के लिए अपने संयुक्त प्रयास करें। ये शब्द दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता इस पूरे विद्रोह की आत्मा थी। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य इतना विशाल था, वो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेता? जैसे ही वो शुरुआती झटके से उभरे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। और यहां से कहानी का रुख एकदम पलट जाता है। अब बारी थी साम्राज्य के पलटवार की और इस विद्रोह के क्रूर दमन की। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए एक बहुत सोची समझी और बेरहम रणनीति अपनाई। सबसे पहले तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। इसका मतलब था किसी को भी शक के आधार पर बिना मुकदमे के फांसी दी जा सकती थी। दूसरा, उन्होंने ब्रिटेन से और अपनी दूसरी कॉलोनियों से और भी फौजें बुलाईं। तीसरा, उन्होंने दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों को वापस छीनने के लिए एक खूनी अभियान चलाया। और आखिर में लोगों के दिलों में दहशत बैठाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर बदला लिया। विद्रोहियों को सरेआम फांसी दी गई और गांव के गांव आग के हवाले कर दिए गए। सितंबर 1857 आते आते अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये विद्रोह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एक सिंबॉलिक हार थी। विद्रोह के नाम मात्र के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। और इसी के साथ हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो लड़ाई के मैदान पर तो विद्रोह को कुचल दिया गया था, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक और लड़ाई शुरू हुई। एक ऐसी लड़ाई जो आज तक लड़ी जा रही है, और वो है इस घटना को याद करने की लड़ाई, इसके नैरेटिव की लड़ाई। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। ये एक गदर था या आज़ादी की पहली जंग? और ये नैरेटिव की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। आप देखिए, एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग अलग चश्मों से देखा जाता है। अंग्रेजों के लिए ये सिपाही गदर था, एक ऐसी बगावत जो कुछ नाशुक्रे और जंगली सिपाहियों ने की थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, एक ऐसी जंग जिसमें लड़ने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी जमीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और इस पूरे संघर्ष का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला साल 1858 में। ये वो साल था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इस एक बदलाव ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत का पूरा चेहरा ही बदल दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो हाँ, ये विद्रोह उस वक्त अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल तो नहीं पाया, ये असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों के राज करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसी विद्रोह ने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के वो बीज बो दिए जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाले थे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, आखिर 1857 क्या था? सिर्फ एक नाकाम बगावत या फिर एक पूरे राष्ट्र के आज़ाद होने के सपने का जन्म? इसकी विरासत बहुत गहरी है और इस पर सोचना, इसे समझना आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है।